यह कहानी एक अबला नारी की है जिसके भाग्य ने उसे न्याय दिलाने के लिए 27 साल बाद दस्तक दी। क्या उसको न्याय मिला? कौन था वह उसे जो न्याय दिलाने आया था? वह कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके लिए उसे अमानवीय कृत्यों से गुजरना पड़ा था? ना जाने कितने असामाजिक कृत्यों को झेलते हुए उसने अपना आधा जीवन बिता दिया था। यह बात लगभग 28 साल पहले की है, जब एक छोटी बच्ची की नासमझी से उसके साथ हुए दुर्व्यवहार से उसका सामाजिक सम्मान खो गया था। वह समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गई थी। उस सम्मान को वापस दिलाने के लिए 27 साल बाद कोई आगे आया जिसने उसे उसी समाज में सम्मान से सर उठाकर जीने का मौका दिलाया। कौन था वो? कोई तो था ऐसा जिसने उसे 27 साल बाद न्याय दिलाने के लिए पहल की। एक ऐसा इंसान जिसने उसे मानव अधिकार दिलाकर समाज में सम्मान से जीने का जरिया दिया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वह कौन हो सकता है? वो फिलहाल जो भी हो, उसने आकर उसका सर गर्व से ऊपर उठा दिया और समाज में सम्मान दिलाने के लिए कानून से भिड़ गया। यह उस जमाने की बात है। यह वह समय था जब हर जगह क्राइम इतना बढ़ गया था। क्राइम ने अपने पैर चारों ओर पसार रखे थे। अति से ज़्यादा राहजनी, लूटखोर, मर्डर, बलात्कार आम अपराध की श्रेणी में आने लगे। यह अपराधियों के बाएं हाथ का खेल हो गया था। दिन दहाड़े किसी लड़की का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करके सरेआम रोड पर फेंक जाना जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। यह तो और भी बड़ा अपराध होता जब जुर्म करने वाला भुक्तभोगी चुपचाप बिना शोर बजाए घर पर बैठ जाता था, क्योंकि कानूनी कार्रवाई करने से बदनामी होने का डर, समाज में सारी जिंदगी के लिए जगहसाई सभी बातों का डर उसे अपने साथ हुए जुर्म और जुर्मों को सहने को मजबूर कर देता था। वह शिकारी एक क्राइम करके छुट्टा शिकार की तलाश में घूमता रहता और जैसे ही शिकार उसकी पकड़ में आ जाता उसे नोच खसोट और रोन कर फेंक देता और फिर चल देता दूसरे शिकार की तलाश में। क्योंकि एक मोटी रकम पुलिस वालों को रिश्वत के तौर पर पहले भी मिल जाती थी। अगर किसी तरह बलात्कार का मामला कोर्ट में पहुंच भी जाता तब वहां विपक्षी वकीलों की जरा कोर्ट में विटनेस की इजाजत की धज्जियां उड़ा देते। बड़ी अदालत में लड़कियों को इतना शर्मसार किया जाता, ऐसे सवाल किए जाते कि पीड़िता की बड़ी अदालत में इतनी इज्जत की जाती है जिसके जवाब देने में वह अपने आप को असक्षम पाती थी। इसलिए कोई भी भुक्तभोगी कोर्ट कचहरी करना ही नहीं चाहता था, अपनी इज्जत बचाकर घर बैठ जाता था। यह देखकर अपराधियों को शर्म मिल जाती, इसलिए ऐसे अपराध का हर तरफ बोलबाला होने लगा। वह एक ऐसा समय था जब इस तरह का क्राइम खूब फूल रहा था। खासकर बलात्कार आम क्राइम हो गया था। बलात्कारियों की निगाह में जिसमें दो मुही बच्चियों से लेकर मासूम बालिकाएं हो, शादीशुदा महिलाएं और अधेड़ औरत तक इनके शिकार बनाई जा रही थी। इनका औरत का शरीर होना चाहिए, बच्ची हो, जवान हो, अधेड़ हो, औरत हो, फिर चाहे कोई भी हो, राह चलते किसी को भी गुंडे वाली कार में खींचकर सामूहिक बलात्कार करते, फिर उसे चलती कार से रोड पर फेंक कर चलते बनते। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। यह वही दौर था जब 30 साल पहले 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की बात है। देश की शासन व्यवस्था बहुत कमजोर हाथों में थी। भयंकर घूसखोरी का जमाना था। रिश्वत और पुलिस का कोई विश्वास नहीं करता था। क्रिमिनल सर उठाकर चलते थे, कभी भी कुछ भी कर देते थे। उनके ऊपर खाओ पुलिस बल का हाथ रहता था। अपराधियों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ता था। अगर कोई उत्पीड़ित कानून की मदद मांगने जाता तो पुलिस उत्पीड़िता को और भी परेशान करती। पिछड़ी वर्ग और दलित उत्पीड़िताओं को मिलती दोहरी मार, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी और उन्हें को जेल में डाल दिया जाता था, क्योंकि पुलिस प्रशासन उल्टा क्रिमिनल के साथ देते थे। उसी समय ऐसी बलात्कार की भुक्तभोगी
विक्टिम की सुनवाई तो होती ही नहीं थी, उल्टा उन्हीं को दोषी करार दिया जाता था। गलती उन्हीं बता दी जाती थी और बलात्कार की शिकार तो पीड़िता के साथ दोहरा बलात्कार हो जाता था। उधर बलात्कारियों से और दूसरी तरफ पुलिस से, और पुलिस उल्टा उन्हीं की धुलाई करती जो भुक्तभोगी होती थी। पुलिस वाले खुद ही उनके साथ बलात्कार करते थे। ऐसे मामला मीडिया और अखबार उनको उछाले जाते थे, जिससे पीड़िता समाज के सामने सिर उठाकर नहीं चल पाती थी। कोई भी अपराधी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता तो उन्हें इतनी शिक्षालता करती थी पुलिस। इसलिए कानून से तो जैसे आम जनता का विश्वास ही उठ गया था, खासकर बलात्कार पीड़ित महिलाओं का, जिनके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता था। कानून के पास जाने से अच्छा चुप रहना ज़्यादा ठीक समझती थी, क्योंकि पुलिस उन्हीं की खिंचाई करती थी। और कोई कमज़ोर हुआ तो पुलिस भी बहुत गंगा से हाथ धो लेती थी और दूसरी तरफ बलात्कारियों से जाकर घूस खा लेती पुलिस की तो हर हाल में जानती थी। इसलिए ही क्राइम फुल काम रहा था। उस समय ऐसी दुर्घटनाओं को भाग्य का नाम दे दिया जाता था, कर्म का लेखा बता दिया जाता था, काट दिया जाता था। उनके भाग्य में यही लिखा था। यह वही दौर था जब किसी के भाग्य को बताते देर नहीं लगती थी। किसी के भाग्य में क्या लिखा है यह क्राइम और क्रिमिनल का काम रहता था। कब किसके साथ क्या हादसा कर देते यह कोई नहीं जानता था। कब कौन सी लड़की किसी ऐसे अपराधियों के चुंगल में फंस जाए और उसके कदम उड़ जाए, कल क्या होने वाला है यह भी कोई नहीं जान पाता। भाग्य के दिन बहुत निराले होते हैं। कब कोई राजा धनिक बन जाता है और एक भिखारी अरबपति बन जाए। अच्छा खासा हंसता खेलता इंसान कब मौत के आगोश में समा जाए कैसे पता रहता है। ऐसी ही यह कहानी है एक मासूम 12 साल की बच्ची निर्मला की, जो शहरी वातावरण से अनजान थी। गांव के स्वस्थ वातावरण में पली खुशी निर्मला शहर के दूसरे दर्दों से अनजान तो थी ही, और साथ में वह बहुत अबोध भी थी। वह बहुत सीधी सादी लड़की थी, उसे इन सब बातों का ज्ञान नहीं था। उस समय कानपुर शहर उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्रिमिनल शहरों में गिना जाता था। वहाँ क्राइम खूब पर घुरता था। रातों रात या दिन दहाड़े हादसे होते रहते थे। कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। मारकाट, लूट, घसोट, बलात्कार और जाने क्या क्या। फिर वहाँ पर रहने वाले लोगों ने रहते ही थे, और कहाँ जाते बेचारे वहाँ से, बस सावधानी पूर्वक रहते थे। लेकिन कभी कभी लाख सावधानियाँ करने के बाद भी या अनजाने में कभी कोई भूल चूक हो जाने पर कोई ना कोई हादसा किसी के साथ हो ही जाता था। कभी भी कुछ भी हो सकता था। भाग्य अगर खोटा हो तो कभी भी पलट जाता था। भाग्य के खेल निराले होते हैं। रातों रात भाग्य का बदल जाता कोई भी नहीं जान सकता, और किसके क्या साथ क्या घटना घट जाती है किसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा कुछ हो जाएगा जो हमारी सोच से परे होता है। एक ऐसी घटना जिससे कुछ पलों में कुछ का कुछ हो जाता और इंसान हतप्रभ रह जाता। ऐसा ही तो हुआ निर्मला के साथ। 28 साल पहले जो उसके साथ ऐसा कुछ हो गया था, जिसे वह आज भी भोग रही थी। लोग के व्यंग बाणों को झेलती हुई किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही थी। समाज से कटकर अपेक्षित जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है यह निर्मला ही जानती थी। हर समय उसे यही डर रहता था कहीं कोई उसके बारे में किसी को पता नहीं जाए। फिर भी जिंदगी है तो उसे तो जीना ही है। काफी पेट को भरने के लिए कमाना भी जरूरी है। किसी तरह भाग्य से लड़कर वह पंडित का टीचर बनकर अपना जीवन यापन करने लगती है। लेकिन जब भाग्य ही खोटा हो तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि उसके स्कूल में एक लड़की सपना पढ़ाने आ जाती है।
टीचर बनकर जो उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती थी। और सपना निर्मला के बारे में स्कूल में अपनी क्लास के बच्चों के पेरेंट्स को भड़का देती है। इसी कारण से निर्मला को स्कूल से निकाल दिया जाता है। निर्मला सेल्स गर्ल का काम करती हुई घर जाकर जरूरत का सामान बेचने लगती है। इस तरह से निर्मला अपने कलंकी जिंदगी को धो रही है। ऐसा कलंक जो उसने जानबूझकर नहीं किया था। यह एक ऐसा कलंक था जो उस पर थोपा गया था। वह ऐसा कलंक था उसके ऊपर लाया गया था जिसके बारे में वह कुछ जानती भी नहीं थी। यह उसकी सारी जिंदगी तबाह कर देता है, सर उठाकर जीने लायक भी नहीं रखेगा। और समाज के सामने वह भी तो नीली बच्ची थी, उसके ऊपर आतंक से दबाव बनाया गया था। भाग्य ने कितना गंदा खेल खेला था उसके साथ। एक 12 साल की बच्ची की हंसती खेलती जिंदगी जो भाग्य के क्रूर हाथों से चली जाएगी, उसने यह सोचा भी नहीं था। नियति ने उसके लिए ऐसा क्यों लिख दिया, उसका भविष्य ही चौपट क्यों कर दिया। यह वह तो गांव से शहर पढ़ने आई थी, उच्च शिक्षा ग्रहण करने। निर्मला के साथ ऐसा क्या हुआ था? भाग्य ने कौन सा खेल खेला? निर्मला भाग्य के हाथ में टकी गई, लेकिन कैसे?